हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपनी यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे, कुछ प्रश्नों की स्टडी करेंगे जो व्यावसायिक पर्यावरण से संबंधित है। बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर मिड टर्म के एग्जाम है और उसमें जो व्यावसायिक पर्यावरण है हमारे को बिल्कुल भी नहीं आता है। तो आज हम बताएं व्यावसायिक पर्यावरण का मिड टर्म में ही नहीं बल्कि और भी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे या पढ़ने की दृष्टि से देखेंगे, ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं व्यावसायिक पर्यावरण के लिए। देखो भाई, सबसे पहले हम नंबर पे जो पहला प्रश्न मोस्टली एग्जाम में आता है वो यही आता है कि व्यावसायिक पर्यावरण क्या है। क्या आता है? व्यावसायिक पर्यावरण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ये भी हो सकता है क्या है या किसे कहते हैं। इसको प्रभावित करने वाले, सबसे ज्यादा प्रश्न यही आता है, इसको प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। ओके, क्या तत्व पूछता है मोस्टली कि तत्व बताइए, और तत्व की जगह पे कभी कभी घटक लिख करके आ जाता है, घटक बताइए। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके साथ में कभी कभी यह भी लगा हुआ होता है, चलिए वो अगला हम देख लें कि पर्यावरण, व्यावसायिक वातावरण, सॉरी, व्यावसायिक पर्यावरण के कौन कौन से प्रकार हैं, वर्णन करो। तो मैं आपको यहां पर बता दूं, ये दोनों प्रश्नों का उत्तर व्यावसायिक पर्यावरण हम किसे कहते हैं। जहां पर हमारा व्यवसाय स्थापित है उसके चारों ओर का कैसा रहन सहन है, कैसी दुकानें हैं, कैसा माहौल है, उस सब के योग को हम व्यावसायिक पर्यावरण कहते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है, व्यावसायिक और प्लस पर्यावरण। व्यावसायिक का मतलब जहां पर हम धन अर्जन करने के लिए कोई ना कोई क्रिया करते हैं, वो सारी जो क्रियाएं हैं हमारी व्यवसाय कहलाती हैं। अब पर्यावरण किसे कहते हैं? भाई पर्यावरण भी दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर का, आवरण का मतलब होता है घेरा, यानी जहां पर हमारा बिजनेस चल रहा है उसमें कैसा समाज है, कैसे लोग हैं, पैसे वाले हैं, गरीब लोग हैं, किस कोटि की दुकानें हैं। कोटि का मतलब होता है किस कैटेगरी की दुकानें हैं, कित अच्छी वाली दुकानें हैं या मीडियम दुकानें हैं। तो ये सारा जो पास पड़ोस का माहौल होता है उसी को हम कहते हैं व्यावसायिक पर्यावरण। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में जहां पर कपड़े की दुकानें हैं तो समझ लो कपड़े की दुकानें सब चली गई, लोहे की दुकानें हैं तो लोहा की सब शॉप्स हैं। अगर कोई और जैसे सब्जी की मार्केट में जाते हो तो सब्जी सब जगह पे बिक रही, तो उसके चारों ओर का जो वातावरण होता है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं, व्यावसायिक पर्यावरण कहते हैं। चारों का मतलब समझ रहे हैं कि यानी दुकानदार पास पड़ोस के कैसे होते हैं, वहां पर ग्राहक ज्यादा अच्छे ठहरेंगे। जैसे कोई दुकानदार झगड़ालू है वहां पर ग्राहक कम जाएंगे। अब इसके बाद में आता है इसको प्रभावित करने वाले घटक या तत्व बताइए। ये आप अपने बुक से देख लीजिएगा क्योंकि वरना ये वीडियो ही बहुत लंबा हो जाएगा, कम से कम 8-10 क्वेश्चन बताने। व्यावसायिक पर्यावरण के कौन कौन से प्रकार हैं? मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक पर्यावरण और एक बाह्य पर्यावरण। आंतरिक पर्यावरण हम उसके लिए कहते हैं जिसको व्यापारी कंट्रोल कर सकता है, जैसे कितनी पूंजी लगी हुई है, कर्मचारी कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वह स्वयं कैसा है, उनकी योग्यताओं को समझ पा रहा है कर्मचारियों की, और जो ग्राहक आ रहे हैं उनकी इच्छा को समझ पा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं, ग्राहकों को संतुष्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, मापतौल कैसा है, विज्ञापन हमने कैसा कराया है, ये सारी चीजें आंतरिक में आती हैं। बाह्य पर्यावरण में कौन कौन होते हैं? बाह्य पर्यावरण वह पर्यावरण होता है जिस पर कोई भी व्यापारी कंट्रोल नहीं कर सकता है यार, ठीक है। जैसे कौन सरकारी नीतियां होती हैं, जो प्रतिस्पर्धी वाली दुकानें होती हैं। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है जो हमसे कंपटीशन जो कर रहे होते हैं तो वो हमारे कब्जे से बाहर होते हैं, भाई वो जैसा चाहे वैसा चला ले, ठीक है। और जो व्यक्ति हमको पूर्ति दे रहे होते हैं वो भी हमारे कैसे होते हैं? बाह्य पर्यावरण होते हैं। ग्राहक बाह्य पर्यावरण में आते हैं क्योंकि ग्राहक को जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता है। तो व्यावसायिक पर्यावरण भी दो प्रकार का है और ये दोनों प्रश्न बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद में जो अगला प्रश्न आता है वो आता है राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हो? इसकी विशेषताएं बताइए, इसकी विशेषताएं बताइए, ठीक है। भारत में कम राष्ट्रीय आय या कम आय
होने के कौन कौन से कारण हैं? आय बढ़ाने के आप सुझाव दीजिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हो? यानी राष्ट्रीय आय का मतलब समझ रहे हो? किसी देश की आय। यानी राष्ट्रीय आय का मतलब सीधा सा ये है कि हमारे देश की होने वाली आय हमारे देश को विभिन्न स्रोतों से, उत्पादन के तो 5 साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, लेकिन हमारे देश में जितना भी संसाधन है, उद्योग धंधे हैं, प्रकृति द्वारा उत्पादन हो रहा है, नदियों से उत्पादन हो रहा है, पहाड़ों से उत्पादन हो रहा है, खनन से निकल रहा है, सारा का सारा सब कुछ अगर हम देखें कि गवर्नमेंट की इनकम कितनी हो रही, बस उसी को हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। यानी किसी भी देश में उद्योग धंधे, यानी हम अगर कोई इनकम कर रहे हैं तो वो भी हमारे देश की आय है, ठीक है। यानी किसी देश में कहां कहां से कितनी अर्निंग हो रही है, उस समस्त आय के योग को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। लेकिन यहां पर आप सोचोगे हम इनकम कर रहे हैं तो ये राष्ट्र की कैसे हो गई? भाई जैसे अगर हम 10 कुंटल अगर अनाज उगा रहे हैं तो वो कहाँ होगा? हमारे देश में होगा यार, ठीक है। जब देश में होगा तो फिर वो किसकी आय हो गई? देश की आय हो गई। अब यहां पर राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हो? यानी एक राष्ट्र की समस्त उत्पादन जहां जहां से हो रहा है वहां से मिलने वाली आयों के योग को हम कौन सी आय कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। और इसकी विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में कम आय होने के कौन कौन से कारण है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मिलेगा जरूर, मेरी बात को गांठ में बांध लीजिएगा। और आय को बढ़ाने के लिए सुझाव दीजिए, ये बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है। अब इसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है बचत एवं विनियोग किसे कहते हैं? देखो हमारे तो ये सब रटे हुए हैं। बचत एवं विनियोग से आप क्या समझते हो? ऐसा करके आ सकता है, क्या समझते हो? बचत का महत्व बताइए, ठीक है, बचत का महत्व बताइए। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। बचत एवं विनियोग, जैसे कोई व्यक्ति है वो पूरे दिन में 500 रुपए कमाता है, इस 500 रुपए में से 200 रुपए अपने जीवन यापन करने के लिए सामान ले जाने के बाद 300 रुपए बच गए, वही उसकी क्या कहलाती है? बचत कहलाती है। और इसी बचत को एक निश्चित समय के लिए ऐसे स्थान पर लगा दिया जाए जो ये 300 रुपए में क्या हो? वृद्धि भी हो और सुरक्षा भी हो। मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाऊंगा। यानी बचत का और विनियोग का क्या अंतर है? कहीं से हम 500 रुपए पैदा करते हैं, 200 रुपए हमने अपने जीवन में खर्च करने के लिए लगा दिए, तो हमारे पास 300 बचे। जो 300 बचे वो हमारी बचत कहलाएगी। अब इन्हीं 300 को हम किसी ऐसे स्थान पर लगा दें ये सुरक्षित भी रहे और इनसे कुछ पैसा और भी हमारा बढ़े, वही चीज हमारी विनियोग कहलाती है। अब सोचोगे आप कैसे होता है? 300 रुपए बैंक में आरडी खुला दो, 300 रुपए महीने का आप बीमा करा लो, 300 रुपए किसी प्रॉपर्टी को या वस्तु को खरीदने में किस्त बांध दो, ठीक, जहां से वो वस्तु और महंगी होने की संभावना हो, जैसे गोल्ड इत्यादि है। तो कुल मिलाकर के विनियोग और बचत ये दोनों के एक दूसरे के पूरक हैं। अब इसके बाद में ये छोटे में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। ये लॉन्ग क्वेश्चन था, ये लॉन्ग क्वेश्चन था, और ये भी शॉर्ट वाला है। अगला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आने की संभावना रखता है वो रखता है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र से आप क्या समझते हो? भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक का मतलब है वह क्षेत्र जो गवर्नमेंट सेक्टर के साथ में प्राइवेट जो व्यक्ति हैं वो भी, यानी सार्वजनिक का मतलब है किसी के लिए रोक टोक नहीं है, कोई आए कोई जाए, सभी लोग जहां पर अपना पैसा लगाए हुए हैं और अपने अपने शेयर का फायदा ले रहे हैं, उस व्यापारिक क्षेत्र को हम सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। निजी क्षेत्र का मतलब सीधा सीधा प्राइवेट उद्योग धंधों से है, और यहां पर उद्योग धंधे के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा, चाहे मिड टर्म हो चाहे फाइनल एग्जाम हो, हम जो बताते हैं आता वही है, पक्का आज तक का ये इतिहास रहा है। ओके, अब इसी के साथ में एक व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन को स्पष्ट कीजिए।
ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जो सुन रहे हो इसी को 2 बार देख लेना, ठीक है। 100% इन्हीं शब्दों को वहां पर कॉपी मार देना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। हाथ रोकना नहीं चाहिए, लिखते रहो जो हम बोल रहे हैं, इसी को बड़ा बड़ा करके और लिखते रहो। भाई व्यापार संतुलन का मतलब है, संतुलन का मतलब क्या होता है, एक तराजू में तोलना, तो दोनों जो पलड़े होते हैं वो बराबर बराबर रहे, उसे हम कहते हैं व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन का मतलब है जितना हम माल खरीद करके ला रहे हैं सारा का सारा बिकता हुआ चला जाए, कहीं पर हानि ना हो, इसको हम कहते हैं व्यापार संतुलन। भुगतान संतुलन का मतलब है जितना हमें दूसरों को पेमेंट करना है उतना पेमेंट हमें मिलता रहे कहीं ना कहीं से, भले ही हमें मुनाफा ना हो लेकिन जितना देना है उतना आता रहे, इसे हम कहते हैं भुगतान संतुलन, ठीक है। ये संक्षेप में वीडियो है इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा मिटा दे, ठीक, आपको लिखना हो बैक करके देख लेना। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, जिन लोगों को हमारे यहाँ ज्वाइन करना है मौका है बहुत अच्छा, बहुत कम फीस में जो हमारी पेड क्लासेस हैं वो चलती हैं, और उन क्लासेस में सबसे अच्छे हम इजी नोट्स देते हैं। बहुत बच्चों ने इसे ज्वाइन किया है और एक व्हाट्सअप ग्रुप पे हम जोड़ते हैं, उसी पे सारे नोट्स दे देते हैं। तुरंत जैसे ही आप जुड़ोगे वैसे सारे सारे नोट्स दे दिए जाएंगे, और उसके बाद में इसी तरह से रिकॉर्डेड क्लास बना करके और लाइव क्लास बना करके आपके लिए बहुत अच्छे से हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं। लाइव क्लासेस तब चलती हैं जब आपके क्वेश्चन थोड़े से इकट्ठे हो जाते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न आ सकता है वो आ सकता है मुद्रा किसे कहते हैं। मुद्रा का अर्थ, प्रकार, कार्य, महत्व और दोष, इनमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा 100%, ठीक। मुद्रा को अंग्रेजी में हम मनी कहते हैं, ठीक, जानते हो। मुद्रा वह है जो किसी वस्तु को खरीद सकती है, जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु का भुगतान कर सकते हैं, भविष्य की जरूरत के लिए जिसको हम संचय कर सकते हैं, ऐसे पदार्थ के लिए क्या कहा गया है, मुद्रा कहा गया है। तो मुद्रा सामान्य बोलचाल में तो रुपए पैसे को ही कहा जाता है, लेकिन जो व्यवसाय में जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को परचेज कर सके वो सारी चीजें हमारी क्या कहलाती हैं, मुद्रा कहलाती हैं, ठीक है। और अगला जो प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है बेरोजगारी किसे कहते हैं। बेरोजगारी, और बहुत से लोग क्या सोचते हैं बेरोजगारी कैसे कहते हैं, अभी मैं बताऊंगा। देखो अच्छे नंबर लाने का क्या है, किसे कहते हैं, कारण बताइए। भारत में बेरोजगारी के कारण बताइए, इसे कैसे दूर किया जा सकता है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है, अपने सुझाव दीजिए, ठीक है। ऐसे रट डालो कतई कुछ पूछे कोई तो फटाफट बताओ, यही विशेषता है हमारे यहाँ पर। जो लोग जुड़े हुए हैं फटाफट बताते हैं। अब यहाँ पर बेरोजगारी किसे कहते हैं। देखिए जब किसी व्यक्ति को, वैसे आप लोग ये सोचते हो कि नौकरी पेशा वाले, अगर नौकरी नहीं मिल रही तो वो बेरोजगारी है, या मतलब किसी को काम नहीं मिल रहा तो बेरोजगारी है। यही नहीं है बेरोजगारी की परिभाषा। सही परिभाषा ये है कि जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार, जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है करने के लिए, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। और बेरोजगारी एक अभिशाप है, किसी देश को नीचे ले जाने में महत्वपूर्ण है, ओके। और इससे जनसंख्या वृद्धि से लेकर के और तमाम बीमारियां और सारे कुछ समस्याएं पैदा होती हैं। कारण बताइए इसके कौन कौन से कारण हैं, इस पर बहुत अच्छे से मैं कभी पढ़ाऊंगा, पूरी वीडियो बनाऊंगा। और इसे कैसे दूर किया जा सकता है, जो कारण है बस उन्हीं से ठीक उल्टा आप जब करोगे तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आज थे जो मैंने एक मिड टर्म कह लीजिए या इंटरनल एग्जाम कह लीजिएगा, उसके हिसाब से हमने बनाए थे। कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, और फाइनल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।